Hello everyone. So this is the next topic of your synthesis, next rule of your synthesis, that is combining two simple sentences by using the rule nominative absolute. So we have discussed participle. So this is our next rule, second rule. So now here the question is, what is nominative absolute? So if we break down this word, we'll come up with two meanings. That nominative, which means subject, and absolute is making it फ्री. दैट मीन्स कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जब हम अपने सब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं. अभी हम आगे समझेंगे कि हम सब्जेक्ट को फ्री कैसे कर सकते हैं या क्या मीनिंग होता है सब्जेक्ट को फ्री करने का. अभी इतना समझना ज़रूरी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है. सो नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट एंड एब्सोल्यूट मीन्स मेकिंग इट फ्री. द कंडीशन ऑफ दिस इज़, फर्स्ट कंडीशन इज सब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट. सो पहली कंडीशन ये है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो अलग होना चाहिए. नेक्स्ट है, देयर विल बी रीज़न इन वन सेंटेंस एंड रिजल्ट विल बी इन अनदर. तो ये कंडीशंस क्या होंगी ना, अब आगे मतलब इंटरलिंक्ड हो जाएंगी. कहीं पे सब्जेक्ट अलग होगा, कहीं सेम होगा. आगे एक और हम लोग रूल पढ़ेंगे, वहाँ पे भी रीज़न रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा. तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उतना ज़्यादा अच्छे से आएगा. तो मेक श्योर यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. सो हियर इन सेकेंड कंडीशन सेइंग कि एक सेंटेंस जो होगा उसमें हमें कारण देखने को मिलेगा, रीज़न देखने को मिलेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें हमें रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा. अब ये कैसा होगा रीज़न या रिज़ल्ट, ये समझ में आ जाएगा ईजिली सेंटेंस में. बस इतना ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस होगा उसमें रीज़न होगा, दूसरा जो होगा उसमें रिज़ल्ट होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. तो ये कंडीशंस बिल्कुल याद रखनी है. सेकेंड, अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशंस हो गए, अब इसके रूल्स कैसे हैं. तो इसके 3 रूल हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे. पहला है, इफ़ द सेंटेंस विच हैज़ रीज़न इज़ इन एक्टिव वॉइस. तो पहली कंडीशन यही है, हमने पहले भी जैसे देखा है कि इस तरीके से रूल्स बनते हैं. तो पहला कंडीशन क्या है इसमें कि अगर जो सेंटेंस जिसमें रीज़न दिखाई दे रहा है, जिसमें कारण दिखाई दे रहा है, अगर तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तब वहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे. तो वहाँ पर हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वहाँ पर हम हैविंग लिखेंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. बाकी का जो सेंटेंस होगा उसको हम एज इट इज़ जोड़ देंगे. सो यहाँ पे अब ये हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट को तो फ्री करना था, तो यहाँ हम सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं. तो सब्जेक्ट को फ्री करना था. इस सब्जेक्ट को फ्री कैसे किया गया, जब हमने यहाँ पर हैविंग लगा दिया. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि हैविंग क्या है, एक तरीके का पार्टिसिपल है, राइट. इट इज़ नॉट अ वर्ब, इट इज़ अ पार्टिसिपल और एडजेक्टिव वी कैन से. सो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद ये सब्जेक्ट जो उसमें था वो लिखा. फिर यहाँ पे अगर हम कोई वर्ब ना लिखें, कोई मेन वर्ब ना लिखें, तो सब्जेक्ट अपना काम करेगा, तब तो वो सब्जेक्ट है ही नहीं ना. लेट मी क्लियर इट. हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें सब्जेक्ट को फ्री करना था. तो सब्जेक्ट को फ्री करने का तरीका क्या होता है कि आप सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद उसकी वर्ब मत लिखो. यानी कि वहाँ पर हमने हैविंग लगा दिया. तो जब हमने हैविंग लगा दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, पार्टिसिपल लगा दिया, तो वो अब सब्जेक्ट की तरह काम ही नहीं कर रहा है. सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के साथ काम करता है. तो यहाँ पे तो वर्ब है ही नहीं. तो जब वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कैसा, राइट. तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमने अपने सब्जेक्ट को फ्री कर दिया है. उसके बाद से जो इसको लिखने के बाद से फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस वैसे लिख देना है. तो याद रखना है कि अगर हमारा रीज़न वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इन दैट केस ओनली वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट, देन हैविंग, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, एंड देन वी हैव टू कंटिन्यू इट बाय राइटिंग सेकेंड सेंटेंस और रिजल्ट सेंटेंस. पैसिव वॉइस में अगर वही रीज़न वाला ही सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, तो उसमें भी ऐसे करना है कि सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे बीन लगा देना है. तो कुछ नया नहीं है, पता है कि हैविंग के साथ बीन लग जाता है पैसिव वॉइस में. तो हैविंग बीन लिख देना है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकेंड पार्ट. अब नेक्स्ट है
रूल नंबर 3 है कि अगर जो सेंटेंस जिसमें रीज़न है, अगर उसकी मेन वर्ब बी वर्ब है, यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई है, तो क्या करना है, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट लिखना है, बीइंग लिखना है और आगे का जो सेंटेंस है उसको वैसे ही जोड़ देना है। सो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली इसमें हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है, पहले तो कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए और रीज़न रिजल्ट होना चाहिए। दूसरी बात कि रूल में हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, उस सेंटेंस पे, यानी हम चेंजेस किस में करेंगे, उस सेंटेंस में जिसमें कि रीज़न होगा। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर उसमें बी वर्ब, वो बी वर्ब में है, अगर उसकी मेन वर्ब बी वर्ब में है तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग एंड उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी नहीं क्योंकि मेन वर्ब की तरह तो इज़ हमारी काम कर रहा था, एंड देन सेकेंड सेंटेंस। उसके बाद से एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसको समझना है कि रीज़न रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड। तो फर्स्ट यहाँ पे तो सन है और यहाँ पे फॉग है, तो सब्जेक्ट सेम नहीं है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या थी कि एक जगह रीज़न होना चाहिए और दूसरी जगह रिजल्ट होना चाहिए। अब ये कैसे देखना है, देखिए, द सन रोज यानी कि सूरज उगा, द फॉग डिसअपीयर्ड और जो कोहरा था वो छट गया, वो गायब हो गया। सो ये चीज़ क्यों हुई, फॉग डिसअपीयर क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि सूरज उग गया, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये रीज़न है, यानी इस चीज़ की वजह से ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये चीज़ समझ, अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सेंटेंस में रीज़न है, किस में रिज़ल्ट है, कौन सी चीज़ बाद में हो रही है, राइट। जो चीज़ बाद में हो रही है वो रिज़ल्ट है, जो पहले हो रही है वो रीज़न है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वो सूरज उगा, तो सूरज उगने के कारण ही क्या हुआ कि कोहरा छट गया। तो कोहरे के छटने का कारण क्या था, सूरज का उगना। तो हमने क्या बात की कि जिस सेंटेंस में रीज़न होता है हम उसी में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो अब इस सेंटेंस में रीज़न है, कोहरे के छटने का कारण इसी सेंटेंस में हमें देखने को मिल रहा है, इस पार्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे जैसा रूल है। अब ये देखना है कि ये हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो ये तो अब तक समझ में आ ही गया होगा, आई एम श्योर, कि ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, राइज होता है और यहाँ रोज़ लिखा हुआ है, तो ये सेकेंड फॉर्म है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे कंबाइन करके, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट द सन। अब क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ क्या लिख देंगे, हैविंग, इसकी थर्ड फॉर्म तो राइज, रोज और राइजन, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे हम क्योंकि अब एक ही सेंटेंस बनाना है, और द फॉग डिसअपीयर्ड। सेकेंड सेंटेंस क्या है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द बॉयज़ बिकेम साइलेंट। तो टीचर के क्लास में आने से, टीचर क्लास में आए और बच्चे जो थे वो शांत हो गए। तो बच्चों के शांत होने का कारण क्या हुआ, टीचर का क्लास में आना, राइट। पहले कौन सी चीज़ हो रही है, ये सेंटेंस जो है ये रीज़न का काम कर रहा है, क्योंकि टीचर ना आते तो बच्चे शांत ना होते, टीचर आ गए तो बच्चे शांत हो गए। तो ये चीज़ जो है ये पहले हो रही है और ये बाद में हो रही है। तो ऑब्वियस है, कोई चीज़ रीज़न ही पहले होगा तभी हमें उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा कि रीज़न वाला सेंटेंस पहले होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये समझना पड़ेगा, कभी कभी ये आगे पीछे भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको क्लियर कर लें। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इस वाले सेंटेंस में हमारा रीज़न है, और दूसरी चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा कि बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैविंग, अब एंटर्ड थर्ड फॉर्म भी होती है, एंटर्ड द क्लास, कॉमा, और जो सेकेंड सेंटेंस है द बॉयज़ बिकेम साइलेंट वो वैसे ही रहेगा। देन आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, विच इज़ द वर्क वॉज डन वी वेंट बैक होम। सब्जेक्ट सेम नहीं है, यहाँ वर्क है यहाँ वी है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे रीज़न रिजल्ट देखना है।
तो वर्क वॉज डन, काम हो गया और हम घर चले गए। तो घर क्यों चले गए? क्योंकि काम ख़त्म हो गया। घर इसलिए ही तो गए क्योंकि काम ख़त्म हो गया। तो ये क्या है? रीज़न, और ये क्या है? रिज़ल्ट। अगर काम ख़त्म ना होता तो वो घर ना जाते। घर जाने का कारण क्या हुआ? क्योंकि उनका काम जो था वो पूरा हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है कि इसमें रीज़न है, इसमें रिज़ल्ट है। नेक्स्ट चीज़ अब ये है कि यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। मैंने बताया पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं। यहाँ बी वर्ब है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस चीज़ को यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स गॉट कन्फ्यूज इनटू दीज टू रूल्स। दे डू नॉट फोकस ऑन इट एंड दे मेक इट अ मिस्टेक। सो यहाँ पे इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैसिव वॉइस में है, और वो पैसिव वॉइस में कैसे पता चलता है? ये बी वर्ब है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट लिखना होता है विच इज़ द वर्क, फिर उसके बाद से हैविंग बीन डन एंड देन कॉमा, और जो सेकेंड पार्ट है उसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल, द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। स्लेन का मतलब क्या होता है? मार दिया जाना। सो किल होता है, जैसे किल का किल्ड होता है, वैसे ही स्ले भी मतलब होता है किल, किसी को मार देना, और उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्लेन। सो अब क्या है यहाँ पे? द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। तो क्योंकि लीडर को मार दिया गया, इसलिए जो फॉलोअर्स थे, यानी इसलिए जो बाकी सैनिक थे या उसके जो भी फॉलोअर्स थे वो डर के भाग गए। तो अगर लीडर जो था वो अगर ज़िंदा होता तो ऐसा ना होता। तो इनके भागने का जो रीज़न बना वो क्या बना? क्योंकि लीडर को मार दिया गया। अब दूसरी चीज़ कि ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। ये बी वर्ब है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसी कंडीशन केवल पैसिव वॉइस में होती है। तो क्या हो जाएगा? the leader having been slain and next part. then third rule देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? it was a holiday we did not go to school। तो हम स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि छुट्टी थी। अगर छुट्टी ना होती तो स्कूल जाते। तो स्कूल न जाने का रीज़न क्या हो गया? बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे। तो ये कंडीशन तो मैच कर रही है। देन सब्जेक्ट अगर हम देखें तो सब्जेक्ट अलग अलग है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है। जो मेन वर्ब का काम कर रही है वो तो वॉज ही कर रही है। यहाँ पे और कोई काम तो हो नहीं रहा है, केवल एक ही मेन वर्ब है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो रूल हमने क्या देखा है? इट लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं, और आगे जो सेंटेंस जैसा है उसको हम एज इट इज़ लिख दिया जाता है। बस इतना ही करना है। देन द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इन डोर्स। तो मौसम ख़राब था, हम घर में ही थे। तो अगर मौसम ख़राब ना होता तो हम बाहर जाते। तो मौसम ख़राब होने के कारण से वी स्टेड इन डोर्स। दूसरी चीज़ हमने ये देख ली कि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है, चलो रीज़न रिज़ल्ट भी है। अभी ये कौन से फॉर्म में है? ये बी वर्ब है। बैड कोई वर्ब तो है नहीं, ये एडजेक्टिव है। और उसके पहले जब वर्ब यूज़ होती है इस कंडीशन में, जब कोई काम नहीं होता, कोई बात बताई जाती है केवल, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारी मेन वर्ब बी वर्ब होती है। तो यहाँ बी वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा? द वेदर बीइंग बैड, एंड आगे का सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, राइट। इसकी एक्सरसाइज हम दे देंगे, और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल प्रोवाइड यू द exercise of participle as well nominative absolute, so that when you do it combinedly it will be more clear to you.